Once again guys, welcome back to the channel ETP मंत्रा. दिस इज़ प्रियंक. मौर्य वंश की स्थापना के ऊपर, मौर्य डायनेस्टी के ऊपर जो है बात चल रही थी. 11.4 करके पार्ट 2 के नाम से जो है वीडियो अशोक के अभिलेखों को आज विस्तार पूर्वक जानेंगे. इससे प्रीवियस वीडियो में बेसिक सी जानकारी हमने प्राप्त की, अभिलेख क्या थे, कौन सी लिपियों में थे, ठीक है, कहाँ कहाँ पे. तो ये सब बातें, लिंक आपको मिल जाएगा, पूरी प्लेलिस्ट का भी लिंक आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, डिस्क्रिप्शन में चेकआउट कर लीजिएगा. चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट से चीज़ों को. अशोक के अभिलेखों की जब हमने बात की थी तो हमने कहा कि अभिलेखों को हम इस प्रकार से विभाजित कर सकते हैं, शिलालेखों में, स्तंभ लेखों में और गुहालेखों में. शिलालेख हमें 14 जो महत्वपूर्ण वृहद शिलालेख, मेन शिलालेख, ठीक है, शिलाओं पे लिखे गए मेन लेख ऐसे बोलेंगे, जो 14 हमें मिले वो 8 जगहों से मिले. स्तंभ लेखों की बात करें तो 6 जगहों से 7 महत्वपूर्ण जो लेख मिले हैं वो हैं. गुहा लेखों की बात करेंगे तो बराबर पहाड़ियाँ जो हैं उनमें 4 गुफाओं का हमें वर्णन मिलता है. अब गुहालेख ये 4 कौन कौन सी है, तो इसके लिए एक बहुत ही जानदार सी ट्रिक आपके साथ साझा करने वाला हूँ. देखिए, हम कहेंगे कि आजीविका की खातिर सुदामा ने कर्ण से पाल ली और झोपड़ी बनाई. मैंने क्या कहा? आजीविका की खातिर सुदामा ने कर्ण से पाल ली, कर्ण दानवीर कर्ण है ना, तो उससे पाल ली और झोपड़ी बनाई. यहाँ से चारों की 4 जो गुहालेख हैं, जो पहाड़ियाँ, बराबर की पहाड़ियों में जो 4 गुफाएं बनाई, वो सारी याद हो जानी है. देखिए 4 कौन कौन सी है वो. तो आजीविका की खातिर है ना, तो आजीवक संप्रदायों के लिए ये बनाई गई थी, ठीक है. तो सुदामा ने कर्ण से पाल ली, तो सुदामा गुफा, कर्ण गुफा और पाल से हो जाएगा चौपाल गुफा. और क्या किया उसने? झोपड़ी बनाई, तो विश्व झोपड़ी. ये 4 गुफाएं जो कि आजीवक संप्रदाय के भिक्षुओं के लिए बनाई थी, अशोक ने ही बनाई थी, ठीक है, और उनमें कुछ लेख लिखवाए गए थे. तो ये 4 गुहा लेख हो गए. बात करते हैं शिलालेखों की. तो सबसे पहली बात कि 8 जगहों से प्राप्त हुए. तो ये 8 जगहें कौन कौन सी हैं, है ना. चलिए एक मैप के जरिए समझेंगे. ये भारत का एक मैप यहाँ पे जो है आपके सामने डिस्प्ले हो रहा होगा. यहाँ पर कुछ पॉइंट्स यहाँ पे जो है मेंशन करते हुए चलेंगे, ठीक है. देखिए, पहला पॉइंट यहाँ पे, दूसरा पॉइंट यहाँ पे. तो ये कौन सा रीजन है? ये पाकिस्तान का है. ओके, तो यहाँ पर जो है 2 जगहें महत्वपूर्ण आप नोट कर लेंगे, मान सेहरा और शहबाजगढ़ी, जो कि पाकिस्तान में है, ठीक है. हम 8 जगहें वो देख रहे हैं जहाँ से 14 वृहद शिलालेख प्राप्त होने वाले हैं, ठीक है जी. तो उन 8 जगहों में से 2 जगह तो ये हो गई. उसके बाद एक पॉइंट यहाँ पे, एक पॉइंट यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये कौन सा हिस्सा है भारत का? ये उड़ीसा का है ना, उड़ीसा वाला क्षेत्र है. यहाँ पर आपको जो 2 जगह बाकी की देखने को मिलेंगी वो मिलेंगी धौली और जौगढ़. ओके जी, तो इस प्रकार से 4 जगह हो गई हमारे पास. उसके बाद थोड़ा सा नीचे आइए, यहीं पर है ना, उड़ीसा के नीचे आइए, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा एरागुड़ी, जो कि आंध्र प्रदेश में है. और आप इस साइड चले जाइए, देखिए गुजरात में ये एक क्षेत्र देखने को मिलेगा, गिर, ये एक जगह है, यहाँ से भी मिले. उसके बाद यहाँ पे एक जगह जो कि महाराष्ट्र में है, जिसको सोपारा बोलते हैं. और सबसे ऊपर अपने उत्तराखंड में अगर हम देखेंगे तो कालसी. तो देखिए ये टोटल 8 जगह हैं जहाँ से 14 वृहद शिलालेख प्राप्त हुए. अब 14 कौन कौन से थे उसको तो आगे हम चर्चा करने ही वाले हैं, ठीक है. तो बहरहाल ये जो 8 जगह हैं मेन इसी तरीके से मैप के थ्रू आप याद कर सकते हैं. अब 14 वृहद शिलालेखों की बात करते हैं जो कि 8 जगहों से प्राप्त हुए. 8 जगह कौन कौन सी थी हमने देख ली. अब 14 ये वृहद शिलालेख क्या क्या हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है. यहाँ से क्वेश्चन आता है. तो पहला, दूसरा और तीसरा शिलालेख जो है, जो लेख है वृहद शिलालेख, तो इसको हम थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे, अभी याद करेंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत सारी बातें हैं, इसको मैं भी आपको बताऊँगा. लेकिन जो उसके बाद चौथा है, पाँचवा है, छठा है और सातवां जो शिलालेख है, इनको हम याद रखेंगे कुछ की पॉइंट्स के थ्रू, ठीक है. चलिए मैं आपको याद करवाता हूँ. चौथे जो शिलालेख होगा उसमें आप ध्यान रखें फ़िलहाल के लिए कि रणघोष, ठीक है जी. अब घोष क्या होता है? घोष आपने देखा होगा कि वो जो ड्रम टाइप के होते हैं ना, परेड में आपने देखा होगा, तो वो घोष बजाते हुए चलते हैं. कुछ सैनिक या कुछ ऐसे ग्रुप होता है, वो 4 लोगों का ग्रुप होता है जो कि घोष बजाते हुए चलते हैं. ओके जी, तो इस तरीके से आप कैसे भी याद रख सकते हैं. तो चौथा से मुझे इसी प्रकार से याद है कि रणघोष, घोष, रणघोष. ऑल गुड. पांचवा से आप याद रख सकते हैं पंच परमेश्वर होता है ना, तो ऐसे पंच महामात्र ऐसे ऐसे करके आप पंच के साथ जो पांचवा है वो महामात्र के बारे में कुछ ना कुछ जानकारी ज़रूर देगा. ये आपके माइंड में भी क्लिक हो जाएगा जब हम विस्तार से पढ़ेंगे. तो 5वें से आपको याद रखना है पंच महामात्र. ऑल गुड. अब छठे को हम इंग्लिश में 6 बोलते हैं, और 6 से ही आप राइम किए तो फिक्स तक पहुंच गए, है ना. तो छठे को आपने 6 बोला और 6 से फिक्स, तो 6 को आप फिक्स, इस तरीके से ही फिलहाल आप कुछ कीवर्ड्स याद रखेंगे. 7वें से कुछ नहीं करना, 7 से संदेश, 100 से 7, 100 से संदेश. तो इस प्रकार से अब देखिए जो 8वां है, 8वां इंडिकेट करेगा अखेट को,
ऑल गुड। 9वें को आपको याद रखना है मंगलाचरण। इस प्रकार से 10 नीति, हम कहते हैं कि 10 नीति, तो 10वां जो वृहद शिलालेख है वो नीति से संबंधित है। क्या है अभी जानेंगे। उसके बाद देखिए 11वां, 12वां, 13वां, ठीक है जी। तो 11वें को आप कैसे बोलते हो, एक एक, ऐसे लिखते हैं ना, एक एक, तो एक 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 करके क्या करना चाहिए, दान करना चाहिए। तो इस प्रकार 11 को आप दान से रिलेट कर दीजिए। 12 से हम क्या कहेंगे, क्या है ये, 12 हम ये 12 किसको बुला रहे हैं, स्त्री को बुला रहे हैं, स्त्री 12 ऐसे। तो 12वां ठीक है। तो जो 12वां शिलालेख है वो स्त्री महामात्र से संबंधित है। तो कैसे ही भी आप जो है कुछ की वर्ड्स को याद रखना है बस। अच्छा 13वां से हम इस प्रकार से याद कर सकते हैं, 13 है ना, तो तेरी आत्मा का लिंग। आत्मा का कोई लिंग होता है क्या, नहीं होता है। आत्मा तो आत्मा ही होते है ना, वो तो मेल होती है, फीमेल होती है, ऐसा तो कुछ भी नहीं होता, आत्मा होती है बस। ओके, तो आत्मा का कोई लिंग नहीं होता। तो इस प्रकार से 13वां से हम माइंड में रिलेट हो जाना चाहिए कि तेरी आत्मा का लिंग। ऑल गुड, ये क्या है अभी आगे जानेंगे। इस प्रकार एक 14वां अभिलेख भी है, ठीक है। तो 14 के 14 अब आपको याद हो जाने वाले हैं, कैसे विस्तार से जानते हैं। देखिए यहाँ पर सारे जो वृहद शिलालेख हैं उनकी चर्चा की गई है। तो पहला देखिए, तो ये पहला, दूसरा, तीसरा जो कि आपको याद रखना है वो सारे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना। तो ये तो आपको ध्यान में रखना ही है, इसकी कोई ट्रिक आप बना सकते हैं तो बना लीजिएगा, बहुत शानदार। तो पहले वृहद शिलालेख में हमें ये जानकारी जो महत्वपूर्ण है वो देखने को मिलती है कि इसमें क्या क्या बातें पता चलती है कि संपूर्ण प्रजा मेरी संतान है, पशु वृद्ध जो होता था वो उसको प्रतिबंधित कर दिया था, यानी कि सबसे पहले अहिंसा की बात जो है पहले शिलालेख में देखने को मिलती है। इस प्रकार से क्वेश्चन आ जाता है। समाज और उत्सवों, ये जो हम मनाते होंगे समाज में उत्सव हो तो उन पर प्रतिबंध लगा दिया, ऐसे कुछ बात है। अच्छा दूसरे शिलालेख की अगर हम बात करें तो यहाँ पर मैं चलो कुछ पॉइंट्स के थ्रू भी आपको बता दूंगा। तो दूसरा शिलालेख की अगर हम बात करें तो उसमें हमें देखने को मिलता है कि धम्म क्या है, यानी कि लोक कल्याणकार की बात है ना। धर्म यानी ऐसे अभी तो फिलहाल समझ लिए धर्म क्या होता है कि जन कल्याण की बात करना। तो लोक कल्याण कार्यों की बात यहाँ पे है। पशु और मनुष्य चिकित्सालय, यानी कि पहले अस्पताल की बात भी यहाँ द्वितीय शिलालेख में आ जाती है, ठीक है। जड़ी बूटियों को उगाने की बात यहाँ पे देखने को समझने को मिलती है। सीमांत राज्यों का उल्लेख है। सीमांत राज्य कौन कौन से हैं, चोल, पांड्य, सत्यपुत्र, केरलपुत्र और ताम्रपाणी, जो कि जिसे लंका बोलते हैं। तो इन राज्यों, ये सीमांत राज्य हैं, ये ऐसे राज्य हैं जहाँ पर अशोक का शासन नहीं था, है ना, ये छूटे हुए थे, यहाँ पे नहीं था, तो ये सीमांत राज्य हो गए। तो इनके बारे में जानकारी मिलती है। यवन राजा एक अंटियोकस का नाम भी हमें द्वितीय शिलालेख में ही देखने को मिलता है। तृतीय वृहद शिलालेख की बात करें तो हमें जो है धम्म के लिए आसीनव शब्द का उल्लेख मिला, यानी कि पाप, ठीक है। अब धर्म के लिए, धर्म के विरुद्ध जो चीज़ें होंगी वो पाप होंगी, तो उसको आसीनव कहा गया, यानी कि धम्म की अनुपालना हो रही है या नहीं, इसकी जानकारी हमें तृतीय अभिलेख में देखने को मिलती है। अभी धम्म क्या है, धम्म बेसिकली इस पर एक सेपरेट वीडियो आने वाला है, कोई बात नहीं, आगे आप जान जाएंगे। युक्त, राजुक, प्रादेशिक की नियुक्ति की गई इसी पर्पज़ के लिए कि हर 5 साल में आप राज्य का दौरा करें और देखें कि अनुपालना धम्म की हो रही है या नहीं हो रही है। धम्म को आराम से समझेंगे, कोई बात नहीं, धम्म को अभी आप धर्म ही समझ लीजिए, ठीक है। तो युक्त यानी कि युक्त क्या होता था, एक अधीनस्थ होता था। क्या होता था, अधीनस्थ होता था। इस प्रकार राजुक होता था, ठीक है। राजुक यानी कि ग्रामीण अधिकारी, प्रादेशिक यानी कि जिला प्रमुख होता था। ये बिल्कुल डिक्टो ऐसे ही क्वेश्चन यहाँ पे आ जाते हैं कि प्रादेशिक, राजुक और युक्त किसने नियुक्त किए, तो ये जी अशोक ने ही नियुक्त किए।